रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो चलिए, तो मैं पहले आप लोगों से ही पूछ लेता हूं, बताइए रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? 12th क्लास में है ना, ये लिखा होगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा। Sir, random variable is a real valued function which is assigned to any sample space. ओके, इसका डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है? सर डोमेन तो इसका 0 से 1 होना चाहिए। नहीं नहीं, डोमेन इज द पॉसिबल आउटकम और माइनस रियल नंबर। मतलब पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं आप लोग? सर रैंडम वेरिएबल बेसिकली वैल्यू असाइन करते हैं किसी इवेंट के आउटकम को, तो इट कैन बी एनी नंबर, बस आउटकम बताना होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज होगी तो 0 बोलेंगे, नहीं होगी तो 1 बोल देंगे। आउटकम से नंबर मैप करो। नहीं, माय क्वेश्चन इज, हाँ स्पेस में ऊपर मैप होगा और सैंपल स्पेस के बाद सिग्मा फील्ड पे आएगा और देन आएगा आपका रियल नंबर। नहीं, मेरा क्वेश्चन किसी ने आंसर नहीं किया। एक क्वेश्चन सिंपल है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, दिस इज फाइन। सो हर फंक्शन के पास डोमेन होता है और कोडोमेन होता है, या एटलीस्ट रेंज तो होता ही है। तो मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? तो सैंपल। हाँ, यस, दिस इज आंसर, सिंपल। तो ये क्लैरिटी चाहिए, है ना, ये नहीं कि डेफिनेशन कहीं पढ़ लिए बता दिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि फंक्शन है तो डोमेन होगा और रेंज होगा या कोडोमेन होगा, रेंज तो डिपेंड करता है। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे बताया उन्होंने। तो रियल वैल्यूड का मतलब है कि रेंज या तो रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल, मतलब फंक्शन है जो सैंपल स्पेस से आर में है। सो यस, दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है कि सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को रियल नंबर में मैप करता है एक्चुअली। चलिए, और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पीएमएफ से है एक्चुअली, जो इसका मीनिंग है उसका पीएमएफ से। यहाँ पे पीडीएफ डिस्कस नहीं करेगा ये लोग यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। जो रैंडम वेरिएबल की यहाँ बात करेगा और डिस्क्रीट की सिर्फ बात करेगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसका मतलब है पीएमएफ से, कि पीएमएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, उसकी बात करेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको बताया गया है रैंडम वेरिएबल क्या है, उसका पीएमएफ क्या होगा, इस पे बात करता है। फिर अगला जो टॉपिक आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो मुझे बताओ कोई कैसे डिसाइड करें? हमने कहा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है? डेफिनेशन से बताओ। उसको सर स्पेक्ट्रम देख के हम डिसाइड करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? रैंडम वेरिएबल का रेंज। यस, रेंज। तो कैसे डिसाइड करोगे? चलो बताओ कैसे डिसाइड करोगे रेंज देख के? यस सर अगर स्पेसिफिक वैल्यूज हो तो डिस्क्रीट होगा, अगर किसी रेंज में कॉन्टिन्यूअस रेंज में लाई करेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, यस। तो मतलब ये है कि अगर डिस्क्रीट सेट है, मतलब अगर ये समझ लो मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया था आपको, तो अगर रेंज काउंटेबल है, किसी रैंडम वेरिएबल का रेंज अगर काउंटेबल सेट है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और रेंज अगर अनकाउंटेबल सेट है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, या आगे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल वर्ड आएगा तो मिक्स्ड होगा। हाँ, रेंज या डोमेन? रेंज, रेंज रैंडम वेरिएबल का रेंज, डोमेन तो सैंपल स्पेस है, रेंज। क्योंकि जब आप पॉइजन ले रहे हैं तब उसका सपोर्ट तो होगा आपका डिस्क्रीट। एक मिनट, समझो समझो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सपोर्ट है क्या है? 0 1 2 3। तो ये जो 0 1 2 3 क्या है? रैंडम वेरिएबल का रेंज है कि डोमेन है? सपोर्ट है, मतलब डोमेन है। नहीं, समझो, उस पीएमएफ का डोमेन है, जो पीएमएफ का डोमेन है वो रैंडम वेरिएबल का रेंज है। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, तुम जो कहना चाह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन वो पीएमएफ के लिए है। तो जो पॉइजन का पीएमएफ लिखते हो, जो सपोर्ट है वो डोमेन है, किसका डोमेन है? पीएमएफ का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उस फंक्शन का डोमेन है। लेकिन जो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वो पीडीएफ या पीएमएफ का डोमेन है, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल का रेंज है एक्चुअली। ठीक है, तो सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, और सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द डोमेन ऑफ पीएमएफ और पीडीएफ। ये चीज है, तो आपको यही समझना पड़ेगा, क्लैरिटी चाहिए ना। तो वो बार बार जब आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चन पूछोगे खुद से,
तो आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर मिलेगा। फिर अब है ना, जब बार बार देखें तो मैं क्लियरिटी समझ आएगी, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, जैसे कभी हम दो भाई या दो बहन को देखते हैं एक जैसा लगता है इनिशियली, जब आप फर्स्ट टाइम कभी मिलते हैं, बहुत मैचिंग फेस है तो सेम लगता है ना, लेकिन एक साल बाद आपको क्लियरिटी पता होता है कि दोनों में डिफरेंस है। सो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप बार बार मिलते हैं तो आपको डिफरेंस समझ आता है। सेम यहाँ पे है कि आपको भी कंफ्यूजन है कि रेंज और डोमेन में क्या है। जब आप बहुत बार रिवाइज करेंगे चीजों को तो क्लियरिटी आपको समझ आने लगेगी कि अच्छा ये डिफरेंस है दोनों में, इस तरह से। एनीवे चलो, सो इसने कहा वी हैव अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, सैंपल स्पेस पढ़ लिया हमने। अब तो अब ये बोल रहा है कि कह रहा है इन द टॉसिंग अ डाई वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस। मान लो हमने दो डाई को टॉस किया, अब मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि डाउट पे क्या आया, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब पेयर ऑफ डाइस को रोल किया तो आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 6 6 हो सकता है, लेकिन मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं कि डाउट डाई पे क्या आया, मुझे इंटरेस्ट ये है कि उन दोनों का सम क्या है। तो उस सम को जो एक नया नंबर डिफाइन मतलब उस सम ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, ये जो होगा एक रैंडम वेरिएबल होगा एक्चुअली। तो ये समझाना चाह रहा है कि उससे रैंडम वेरिएबल आया, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग सीधा अपने काम पे आते हैं। तो इतना ये सब पढ़ सकते हो, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। समझ लो, यहां समझाना चाह रहा है कि so we have a rule which assign to each outcome of the experiment a single real number। तो एक फंक्शन है जो हर आउटकम को रियल नंबर में मैप करता है ना। सो ये कह रहा है दिस सिंगल रियल नंबर मे वेरी विद डिफरेंट आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो दिस सिंगल रियल नंबर मे वेरी विद द डिफरेंट आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। डिफरेंट आउटकम में करस्पॉन्डिंग डिफरेंट रियल नंबर मिल सकता है। तो ये एक वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल बोल रहा है कि वेरिएबल इन द सेंस कि डिफरेंट आउटकम में करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट होता है एक्चुअली। सो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स है, एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है इसलिए वर्ड रैंडम लिया गया है, और वेरिएबल इस सेंस में है कि डिफरेंट आउटकम में करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो आंसर विल वेरी एज पर द आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। तो इसलिए इसको रैंडम वेरिएबल नाम दिया गया। ये समझा रहा है कि रैंडम वेरिएबल नाम क्यों है, ठीक है। इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे यहाँ पे। सो जो नोटेशन होगा कैपिटल एक्स होगा। तो एक्स एक फंक्शन है सैंपल स्पेस से रियल नंबर में, सिंपल। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, जैसे एफ लिखते हैं ना ए टू बी, उसी तरीके से रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। So if you recall the definition of function, kya hai, if you recall the definition of function, you will realize that the random variable x is really speaking a function whose domain is the set of outcomes, मतलब sample space। random variable एक function है जिसका domain है sample space of random experiment। a random variable can take any real value, a random variable can take any real value, इसलिए इसका codomain real number है, ठीक। therefore its codomain is the set of real number। done। Hence random variable can be defined as follows। अब ये फाइनल डेफिनेशन लिख के बता रहा है तुम्हें, है ना। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बहुत भूल चुके हैं, मतलब 12th में पढ़े तब, अभी आप याद कर सकते हो कि हाँ कि ये डेफिनेशन है ना। सो अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ बोल दिया रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये बता दिया कि रेंज या तो रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, मतलब कोडोमेन रियल नंबर है, ये बता रहा है। तो इस लाइन का मतलब कोडोमेन रियल नंबर होगा, ठीक है। चलो आपको मैं थोड़े से एग्जांपल से बता दूं, ये समझा रहा है ना वही मैं समझा देता हूं। देखो तो होगा क्या, एक एग्जांपल देता हूं मैं। सो हमने ये देखा रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। मैं एक एग्जांपल सिंपल देता हूं आपको। तो जैसे मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ये मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। तो एक्स का मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी ये एक्सपेरिमेंट है। रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स obtained, नंबर ऑफ हेड्स obtained। हमने क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स obtained। तो बताओ a coin is tossed twice, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स obtained। तो मुझे बताओ यहाँ से पहले तो सैंपल स्पेस क्या है इसका, इसका सैंपल स्पेस है HH HT TH TT, क्या है।
अब सोचो, अब ये x फंक्शन है, तो मैं पूछूं x करेस्पॉन्डिंग टू आउटकम एच एच, रैंडम वेरिएबल ना, तो हर आउटकम में करेस्पॉन्डिंग हो सकता है अलग अलग आंसर हो, तो मुझे बताओ x की वैल्यू एच एच के करेस्पॉन्डिंग क्या है? सर 2 है, यस। x की वैल्यू एच डी के करेस्पॉन्डिंग क्या है? 1 1 है। x की वैल्यू टी एच के करेस्पॉन्डिंग क्या है? 1 1 है। एंड टी टी के लिए 0। हाँ, टी टी के करेस्पॉन्डिंग 0 है। तो आपसे पूछेगा रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है? रेंज ऑफ x क्या है? द रेंज एक सेट है जो फंक्शन अटेन कर सकता है। व्हाट इज रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल हियर? 0 1 2 होगा। हाँ, 0 1 2, यू नो सेट में वी डोंट रिपीट एलिमेंट, सो ऐसा नहीं 0 1 1 2 लिखेंगे, है ना। इन सेट वी डोंट रिपीट एलिमेंट, रिपीट एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। सो दिस इज द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और यही जाके सपोर्ट बनता है पीडीएफ या पीएमएफ का, या डोमेन बनता है पीडीएफ या पीएमएफ का। देखो जैसे मैंने समझाता हूँ आगे फर्दर। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 2 होने का, तो इसका मतलब होगा x बराबर 2 कब हो रहा था, किस आउटकम के करस्पॉन्डिंग? तो इसका मतलब एच एच की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है एक्चुअली। इसका मतलब क्या है? एच एच की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। बताओ एच एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 2/4 1/2। रे कैसे? एच एच सर 1/4 ठीक 1/4। आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू 1? 2/4। सो अब देखना 1 कब कब आ रहा था, तो 1 दो आउटकम पे आया, तो मैं पूछ रहा है एच टी और टी एच एक जैसा हो गया, सिमिलर आउटकम हो गया। सो इसमें आ गया 2/4। और सिमिलरली पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 होगा? सर 1/4 तो 1/4 हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा इसको बोलते हैं पीएमएफ। अगर मैं टेबल बना के लिख दूं कि x और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो x, यहाँ x, तो x की वैल्यू यहाँ पॉसिबल क्या थी? 0 1 2, और 0 प्रोबेबिलिटी 1/4 2/4 1/4। तो इस टेबल का नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। ये चीज है, ये इसी को बुक में तुम लिखा देखोगे, तो ये चीज बुक वाले कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं ये लोग, x बराबर x। अब लिखते हैं x जब 0 है, x जब 1 है और x जब 2 है। तो 0 था तो 1/4, ये 2/4 मतलब 1/2 और 1/4। और साथ में आप ये भी देखेंगे लिखा हुआ, लिखा रहता है 0 अदरवाइज, है ना। आगे क्या लिखते हैं? 0 अदरवाइज। तो यही तो पीएमएफ है। सो ये लिखो या टेबल बनाओ या ऐसे लिखो, सेम चीज है। सो ये पीएमएफ है। अब देखो, तो ये एक फंक्शन है, मान लो इसका नाम मैं gx रख दूं, तो इस फंक्शन का डोमेन है 0 1 2 एक्चुअली अभी, या समझ लो पूरा R कह सकते हो आप। तो ये सपोर्ट बोलते हैं जहां पे पीएमएफ, इसको बोलेंगे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो आगे एक वर्ड आएगा सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, आर भी मतलब रैंडम वेरिएबल। तो सपोर्ट मतलब वो होता है x की वो वैल्यू जहां पे पीएमएफ या पीडीएफ नॉन जीरो है। ये तो जीरो अदरवाइज ये कभी सपोर्ट में नहीं आएगा। सपोर्ट में ये पॉइंट आएगा जहां पे नॉन जीरो। सपोर्ट का मतलब यही हो गया 0 1 2। तो ये है सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस इज सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इस तरीके से है। सो सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 1 2 हो गया। Sir, those values of random variable for which the PMF is non-zero. Non-zero. Support random यस, variable. पीएमएफ और पीडीएफ, तो चूंकि डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है और यही चीज कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ होता है। पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और पीएमएफ डिस्क्रीट में होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये है, तो डिस्क्रीट के पास पीएमएफ होता है, कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होता है। ये है, ठीक है ना। तो ये आएगा, तो सपोर्ट जो है एक्चुअली ये दिस इज डोमेन में आ जाएगा पीएमएफ के, है ना। ये आएगा इन डोमेन ऑफ पीएमएफ या पीडीएफ, ठीक है। इस तरह से ये पीएमएफ है तो यहाँ पीएमएफ रहेगा। और ये रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल था एक्चुअली, रैंडम वेरिएबल का रेंज था, डोमेन पीएमएफ का है। तो ये पीएमएफ है, फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। यहाँ रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन था।
सो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन था सैंपल स्पेस से रियल नंबर में, ये चीज था। तो कोडोमेन रियल नंबर है, x का जो रेंज है ये है ना। तो हमने पहले डोमेन कोडोमेन रेंज पढ़ा था। तो रेंज इज द वैल्यू ऑफ दोज वैल्यूज व्हिच फंक्शन कैन अटेंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Sir, यस previously you told me random variable always map real sample space to real number. In this example, sample space is h key ph. This is the sample space. Real number 2 1 map कर रहा है. This is true. This is true. yes, 2 is a real number, 1 is a real number, 1 is a real number, 0 is a real number. So that is the meaning ना कि random variable map sample space to real number. So these are the outcome of sample space and these are real numbers. Okay. ठीक है। So these are elements of sample space and these are real number. So HH each mapped with 2, HT mapped with 1, TH mapped with 1, TT mapped with 0. So random variable map outcome of sample space to real number actually. So the real numbers are 2 1 1 0 here. Thank you, sir. Yeah, thank you. तो चलो, so आगे देखते हैं। So next is यही एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही यहाँ भी बता रहा है, ठीक है ना। ये सेम चीज बता रहा है कि जो मैंने आपको बताया है वही चीज है। चलिए चलो अब आगे देखो। तो ये तुम अब सीख सकते हो, यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न। सो मैं थोड़े थ्योरी पे आता हूँ। तो अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर बता रहा हूँ, तो हम लोग हमारे सिलेबस में है पीएमएफ, तो वो ये वही दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। तो दिस इज द, तो ये बात कर रहा है पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। तो इस सेक्शन में जो बात करेगा वो पीएमएफ की बात करेगा कि पीएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो डेफिनेशन सीधा आ जाते हैं। सो पीएमएफ क्या है, देखो पीएमएफ इन्होंने टेबल बना के समझाए हैं कि कहता है कि सच अ डिस्क्रिप्शन गिविंग द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, जिसको हम मास बोलेंगे। मास मतलब प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। तो इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, जिसको हायर लेवल पे, ये तो बच्चों वाला है ना, ये 12th क्लास की बुक है, इसी को हायर लेवल बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। सो हायर लेवल पे इसी को बोलेंगे हम पीएमएफ ऑफ एक्स, ये चीज है। सो आप देख सकते हैं, आप ये समझा रखा है, ये एक टेबल है, इस टेबल को बोलेंगे पीएमएफ है। दिस टेबल इज द पीएमएफ एक्चुअली। सो दिस टेबल इज कॉल्ड पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये यहाँ पे बोलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग है, वो आगे पढ़ेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, मतलब पीएमएफ की बात कर रहा है। तो ठीक है ना, तो ये बता रखा है यहाँ एक्स की वैल्यूज लिखनी है और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। और ये बीच का कुछ मिसिंग हो गया, ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल, सॉरी एंड समेशन है यहाँ पे, एक मिनट। सो ये जो लिख रहा है ये मिसिंग है, ये लिखना पता है क्या चाह रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ कि जो ये बोल रहा है पीएमएफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहना चाह रहा है एक टेबल है x और px, तो x1 x2 एंड अप टू xn, so p1 p2 and pn, ठीक। so this table is called pmf if and only if पहली कंडीशन है each pi should be more than 0 for all I बराबर 1 2 3 up to n, एंड दूसरी कंडीशन है कि summation of each pi I from 1 to n this should be exactly 1, वही लिखा हुआ है। किस टेबल को मैं पीएमएफ बोलूंगा या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस बुक के हिसाब से बोलूंगा, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, जितनी प्रोबेबिलिटी है सब पॉजिटिव होनी चाहिए, और हालांकि है ना हायर लेवल पे आगे पढ़ेंगे हम, जब मैं पीएमएफ डिफाइन करूंगा आगे, तो पीएमएफ पे 0 भी अलाउड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, तो यहाँ पे नॉन जीरो काउंट नहीं कर रहा है,
बट पीएमएफ में दिस इज अलाउड, इक्वल टू 0 इज अलाउड। तो यहाँ कह रहा है दिस इज मोर देन 0 एंड समेशन 1 होनी चाहिए। तो इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे x का। तो ये है, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे। सो x1 x2 xn क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, मतलब रेंज है एक्चुअली, ठीक है। और pi इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x टेकिंग द वैल्यूज xi, दैट इज प्रोबेबिलिटी x बराबर xi बराबर pi। ये है प्रोबेबिलिटी। तो यहां बोलना चाहिए, अगर हम यहाँ वो पॉइंट सिर्फ कंसीडर कर रहा है इस टेबल में जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है ना, यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम वही पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं रेंज का जहां पे वैल्यू नॉन जीरो, डिस्क्रीट है ना, इसीलिए। और बोल रहा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी 1, जो समेशन है, समेशन पी दैट विल बी 1 ओनली। तो ये कुछ एग्जांपल दैट यू कैन ट्राई, अगर आप चाहो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, बट आई थिंक आप लोग इस लेवल पे हो कि सॉल्व कर सकते हो। ये 12th क्लास की बुक है ना, सो यू सॉल्व इट एंड देन बताओ। तो नहीं समझ आया तो पूछो। क्वेश्चन ये है, जस्ट x की वैल्यू डिसाइड करनी है एंड देन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली। सो ये चीज है। जैसे इस तरह क्वेश्चन जैमू में भी मिल जाते हैं, मान लो जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन आपसे बोलूं सॉल्व करो, ये तो चलो एग्जांपल है, एग्जांपल आप देख के भी समझ सकते हो। मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा, एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी बोल रहा है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब इसी को हम आगे EX बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसकी बात कर रहा है। EX निकालना है। वैसे इससे पहले ना तुम पहले ये ट्राई करो, क्योंकि इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलो ये क्वेश्चन जरा तुम लोग ट्राई करो। तो इसको मैं ठीक से लिख दूं तो मैं तुम्हें टेबल बना के लिख देता हूं, शायद ज्यादा समझ आए आप लोगों को। अगर मैं टेबल बना के इसी क्वेश्चन को लिख दूं तो ऐसा है x और यहाँ है px। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4, है ना, 0 अदरवाइज छोड़ देंगे। तो ये पीएमएफ एक्चुअली बोल रहा हूँ, ये जो लिखा है ना दिस इज कॉल्ड पीएमएफ। वो जो टेबल था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द पीएमएफ, जो लिखा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये पीएमएफ है। तो यहाँ 0 भी लिखते हैं ना अदरवाइज में, तो ये पीएमएफ एक्चुअली, इस फंक्शन को हम पीएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ 0 भी अलाउड है ना, इक्वल टू 0 भी लिखा गया है। तो 0 पे तो 0.1 प्रोबेबिलिटी है, 1 रखेंगे तो k हो जाएगी, 2 रखेंगे 2k हो जाएगी, 3 रखो एक की जगह, सॉरी x की जगह 3 रखो, 5 - 3 2, तो ये 2k हो जाएगी। और 4 रखोगे 5 - 4 तो ये k हो जाएगी। अब देख लो, तो ये px आपके पास ये है। अब बताओ इसका, अब ये टेबल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 0 अदरवाइज है। तो मुझे बताओ, पहला चीज पूछा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज सुटेबल वैल्यू ऑफ k यूनिक होगी। और दूसरी चीज क्या प्रोबेबिलिटी है कि यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन इक्वल टू 2। समझो जी, एटलीस्ट 2 आवर लिखा है, तो एटलीस्ट 2 आवर का मतलब x मोर देन इक्वल टू 2, ठीक। एग्जैक्टली 2 आवर का मतलब है प्रोबेबिलिटी x एग्जैक्टली इक्वल टू 2, और एटमोस्ट 2 आवर का मतलब है प्रोबेबिलिटी x एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दिस। ये 3 चीजें पूछ रहा है, बताओ आराम से कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आंसर। फर्स्ट का 0.015, सर k की वैल्यू 3/20। 3/20 की वैल्यू, अच्छा 3/20। 1/15 आ रहा है। अच्छा सबका अलग, एक तो k की वैल्यू किसी का 1/15 आ रहा है, 3/20। 3/20, 3/20 भी आ रहा है, 1/6। अरे 1/6 भी आ रहा है। ऐसे कैसे? ध्यान से देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखे हैं अभी। 3/20 होगा सर। अच्छा 3/20। तो सिंपल क्या तरीका याद है आपको? पहली चीज ये थी कि जो भी ये है x1 x2 x3 x4 x5, ये है p1 p2 p3 p4 p5, तो सबको ऐड करने पे 1 आना चाहिए।
1 आने की गारंटी होनी चाहिए, तभी जाके सम 1 होगा। सबको ऐड करके 1 के इक्वल रख दो, आ जाएगा के। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स आ रहा है 3/4 0.75। 3/4, अच्छा ऐसे ही निकल आएगा बाकी। सो एग्जैक्टली 2 आवर्स होगा 2 into 1/10 1/5। कितना 1/10, ओके नहीं सर 1/5। 1/5 ना, ओके 2/10, हाँ सर वो 3/20 होगा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ठीक है। सर एग्जैक्टली 2 आवर्स वाला होगा 3/10। मैंने एरर कर दिया सर। ठीक है 3/10, हाँ डन ना सबका, किसी को डाउट तो नहीं है? लेस देन और इक्वल टू का होगा 11/20। सर 11/20 फॉर ठीक है। एट मोस्ट 2 आवर्स। ये 11/20 सब लोग कन्विंस है ना? तो ये सब जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं। मैं बोल रहा हूँ जो पेपर तुम देखोगे, असाइनमेंट जाके देखो, बेसिक प्रोबेबिलिटी नाम का जो फोल्डर्स हैं जितने भी, बहुत सारे होंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले, तुम उनको सॉल्व करो। यही 11th-12th का सिलेबस इन्होंने ढंग से पढ़ लिया ना, तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जैम में बेसिक प्रोबेबिलिटी के। बेसिक प्रोबेबिलिटी का मतलब 11th-12th का सिलेबस, तो पूरा 11th-12th के एनसीईआरटी को लेके एग्जांपल एक्सरसाइज कर दो, तो तुम 90% क्वेश्चन जैम में जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का है इजीली कर लोगे। ये है 10% वो होंगे थोड़े एक्स्ट्रा जानने की जरूरत पड़ेगी जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ये है तो 11th-12th के सिलेबस करके आप 2-3 क्वेश्चन इजीली वहां कर सकते हो जो कि 5-6 नंबर के आते हैं। चलो किसी को डाउट है तो कुछ नहीं है ना, सबको ऐड करके 1 कर दो। यहाँ पे ये चीज है बस, इन सबको ऐड करके k + 2k तो 4k 5k 6k प्लस 0.1 बराबर 1, तो 6k बराबर 0.9, तो k बराबर 0.9/6, ठीक है ना, इस तरह से 9/60 हो जाएगा, सो 3/20, ठीक है। अब यहाँ k पुट कर दो, जो भी पूछा है निकाल लो, तो k पुट कर दो। जैसे बोला एटलीस्ट 2, तो ये समझना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 2 का मतलब एटलीस्ट 2 में 2 इंक्लूड है, कम से कम 2, तो 2 और मोर देन 2 बोथ आर इंक्लूडेड, तो यहाँ से मोर देन इक्वल टू 2 भी लेना होता है। एटमोस्ट 2 था, ज्यादा से ज्यादा 2, तो वहां भी 2 इंक्लूडेड है, सो लेस देन इक्वल टू 2, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब, तो ये सब बेसिक से क्लियर हो जाएगा। जब सारे क्वेश्चन तुम 11th-12th वाले कर दोगे ना, तो बहुत सारे बेसिक्स तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ एग्जैक्टली बोला है, तो एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ये चीज है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करके देख लीजिए, अब निकाल लेंगे ना सब लोग। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ कर भी रखा है, तुम्हें कुछ निकालने को कर रखा है इसने, इन्होंने 0.15 मतलब ये फ्रैक्शन में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ सॉल्व किया फ्रैक्शन में इसने किया है, बट वही है एटलीस्ट ये मतलब है, एग्जैक्टली का ये मतलब है, एटमोस्ट का ये मतलब है। तो ये आपको सीखना है कि एटमोस्ट 2r का मतलब लेस देन इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2r का मतलब इक्वल टू 2, एट ये एटमोस्ट था, एटलीस्ट का मतलब मोर देन इक्वल टू 2, ये समझना है। अब आते हैं मीन पे, है ना, क्योंकि इसी क्वेश्चन में अब मीन निकालना पड़ेगा हमें, तो मैंने बता दिया उसको, उसमें मीन निकालना। अब तो मुझे मीन समझना है, मीन क्या होता है। तो जैसे बचपन में पढ़ते थे एवरेज x1 x2 xn/n, तो वो तो डेटा पॉइंट है करस्पॉन्डिंग, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना। हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि तो हमें देखना है रैंडम वेरिएबल का मीन क्या है, ठीक। एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, मिडल नहीं एवरेज। तो मीन को यहाँ पे डिफाइन किया है, कि मीन का डेफिनेशन क्या है। तो अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पीएमएफ डिफाइन किया इसके हेल्प से। अब ये मीन को सिंपली डिफाइन कर रहा है, तो ये इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में अगर लिख दूं तो ये है, यहाँ समेशन मिस हो गया, इसमें पता है प्लेन ओपन नहीं हो रहा, तो ये है मीन का डेफिनेशन, देख लो। तो वो जो टेबल था हमारा, टेबल अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या पीएमएफ है मान लो, तो उसके लिए ये मीन होगा,
क्या करना है, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन xn pn। तो ये सिंपली आपका मीन है, समेशन xi pi, समेशन xi pi, मतलब x की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी उसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके बाद में सबको ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास ex है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ बोल रहा है इन द अदर वर्ड मीन और द एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इसलिए इसको ex लिखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ, पूरा नाम ex का है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो एक्सपेक्टेशन मतलब ex मतलब मीन, मीन मतलब म्यू भी लिखते हैं। तो ये डिस्क्रीट में डेफिनेशन है कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो मीन का मतलब समेशन xi pi। तो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, है ना। स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, यही आगे भी काम आएगा, यही सब चीजें। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन ही था, अगर मैं आपसे पूछूं इस पिछले वाले क्वेश्चन में मीन क्या आएगा, ये जो हमने टेबल बनाए थे इसमें मीन क्या आएगा, व्हाट इज ex हियर, इसमें बताओ ex कितना आएगा इसी टेबल में। कि आ चुका है हमारा 3/20, तो ex क्या आएगा, सर 9/4। बाकी लोग देखिए। Yes sir, 9/4. ठीक है, सर 9/4। ठीक है ना, सबका सेम ही आ रहा है। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ सीखना है, ऐसे डिस्क्रीट का आंसर आ जाएगा। तो चलो, तो आगे जो है डन ना, तो मुझे सॉल्व नहीं करना ना, क्या करना है 0.1 0 इंटू 0.1 जो कि 0 ही हो गया, 1 इंटू के, 2 इंटू 2k, 3 इंटू 2k, 4 इंटू k, अब सबको ऐड कर दो, डन, तो उससे कर लोगे। तो ये मीन का मतलब है, देखो यही सब यहाँ भी कर रखा होगा। पहले इसने एक क्वेश्चन में पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो ये x की वैल्यू ये p, अब इसका मीन निकालेगा, तो मीन का मतलब दिस, तो क्या कर रहा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया सबको। तो ये कर रहा है यहाँ पे देखो, सो ये मीन आ गया, यही किया यहाँ पे, सो वन आगे तक जाएगा, यहाँ ये साइन, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर आता है वेरिएंस, तो अभी आपने क्या देखा, एक तो पीएमएफ देखा, एक मीन देखा। तो मीन का शॉर्ट में बता दूं तो हमने ये देखा था, ये वाला पीएमएफ बता रहे थे आपको, है ना। यहाँ पे मैंने जीरो एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने, तो इसके केस में जो हमारा EX आता है मीन, सो वो EX होगा, तो EX इज समेशन xi pi I फ्रॉम 1 to n, यही टेबल है। अब आता है वेरिएंस। तो देखो एक चीज तो वहां नोटिस करो थोड़ा सा, जिन लोगों को समझ आया, ex एक फंक्शन है, ex भी एक फंक्शन है एक्चुअली, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलते हैं, ये भी एक फंक्शन ही है। अगर इसी फॉर्मूले के हेल्प से अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ ex स्क्वायर, अगर ex का ये मतलब है तो ex स्क्वायर का क्या मतलब होना चाहिए, सर x की जगह x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे समेशन में। हाँ, जस्ट xi स्क्वायर p एज इट इज रहेगा, pi एज इट इज रहेगा, ठीक है, सेम चीजें हैं। जैसे अगर आ जाएगा e ऑफ फॉर एग्जांपल gx, g कोई भी फंक्शन है, अगर पूछ लेगा e ऑफ gx, तो सिंपल डेफिनेशन होगा समेशन x की जगह gx अथवा xi की जगह gxi हो जाएगा इनटू pi I फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है वेरिएंस। वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, कोई बताओ, क्या लगता है आपको? वेरिएंस ऑफ एक्स का, तो इसको म्यू भी लिखते हैं ना, इसी ई एक्स को मीन भी लिखते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज द ई एक्स। तो बताओ वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला वेरिएंस कैसे निकालते हैं एक्स का? एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला है। दो चीजें हैं, एक तो कोई बता रहा था अभी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल डेफिनेशन है एक्चुअली। इसी को आप a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज बाद में आ जाती है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है और ये दोनों याद रखना है, कई बार एग्जाम में वो आ जाए, ऑप्शंस में कई बार रहते हैं ना, तो ये दोनों, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है और ये भी उसी को सिंप्लीफाई करके आएगा। तो जैसे आप अगर ये निकाल लेते हो ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हो तो इन दोनों के हेल्प से आप वेरिएंस निकाल सकते हो, ये चीज है। और वेरिएंस के स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? जी, सो ये हमारा वेरिएंस था, ये वेरिएंस ऑफ एक्स, ये था मीन ऑफ एक्स। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे है ना, ये था मीन ऑफ एक्स, तो ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये वेरिएंस ऑफ एक्स। अब ऐसे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ और नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये जस्ट रूट अंडर वेरिएंस, जो वेरिएंस ऑफ एक्स है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि वेरिएंस जीरो हो सकता है ना, जीरो हो सकता है। कौन से रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जीरो होता है? कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, डीजेनरेट उसी को बोलते हैं ना। तो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल या डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, उसका वेरिएंस जीरो होता है। इट्स ओनली रैंडम वेरिएबल, उसके अलावा कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो इफ एंड ओनली इफ होता है। तो सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल है, एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन या बोलो या कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, उसी का सिर्फ वेरिएंस जीरो होगा। उसके अलावा हर कोई भी दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उसका वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये है, तो मतलब वेरिएंस, इसलिए आप देखते होंगे लिखा होता है मोर देन इक्वल टू जीरो, ये है मोर देन इक्वल टू, तो उसके लिए ये भी मोर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो नेगेटिव नहीं होगा। वेरिएंस विल नेवर बी नेगेटिव, है ना। अभी जैसे एग्जाम में रिसेंटली अभी सीयूईटी एग्जाम में आया था ना, डेटा पॉइंट दे दिया था, ई एक्स की वैल्यू दे दिया, ई एक्स स्क्वायर दे दिया, पूछा कौन सा सुटेबल वैल्यू है ई एक्स एंड ई एक्स स्क्वायर का, 4-5 पेयर दे दिया, मतलब 1 2 2 1 1 3 2 3, इस तरह से एक ई एक्स है, एक ई एक्स स्क्वायर है, पूछ रहा है कौन सा सुटेबल है। तो वहाँ यही डिसाइड करना था कि किस पेयर ऑफ डेटा के लिए, मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए वेरिएंस नॉन नेगेटिव आएगा। तो जिस ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर के लिए वेरिएंस नेगेटिव आ गया वो गलत वैल्यू है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ई एक्स यहाँ से क्या पता चलता है, और यहाँ से पता चलता है आपको, ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ से पता चलेगा कि रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी ई एक्स के होल स्क्वायर से। और इस इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, किस फॉर्मूले से इनइक्वालिटी से आता है? सर कौची सॉर्ट इनइक्वालिटी से? नहीं, जेनसेंस इनइक्वालिटी सुना है? जेनसेंस, हाँ। सो जेनसेंस इनइक्वालिटी का स्पेशल केस है ये, है ना। जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या कहता है, कोई gx एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, देन e ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ ex। सो बाद में आएगा वो, है ना। वो कहता है e ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ ex। तो यहाँ gx की जगह x स्क्वायर है एक्चुअली। तो ये जेनसेंस इनइक्वालिटी है जहाँ पे g एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। अब ये कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है ये पढ़ाना पड़ेगा, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो g इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, है ना। ऐसे बता देता हूँ, कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब है जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है। सो यहाँ तुम सोच रहे हो एक्स स्क्वायर तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है, ठीक है। सो ऐसा जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ये है।
इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस रूट ओवर ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन वाई, वहां से भी तो कर सकते हैं। नहीं, वो जो बता रहे हो वो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से आएगा, जो तुम बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे ऐसा देखना पड़ेगा, क्या हमेशा जरूरी है कि e ऑफ x इंटू वाई मोर देन इक्वल टू ई एक्स ई वाई होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा। उस तरह से आते हैं, वो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी है, वो दूसरा है, आउट ऑफ सिलेबस है वो। हालांकि ये भी जैम के सिलेबस में नहीं है, गेट में इसका नाम लिखा है, गेट सिलेबस में है ये, जैम में इसका नाम नहीं लिखा है, बट जानने में नुकसान नहीं, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इस पे, तो बस ये तुम्हें जानना होता है। एनीवे हम आगे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, ये सब चीजें आगे की हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। तो चलो, सो क्या करेंगे, हम आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस के लिए देख लो, क्वेश्चन तो समझ जाओगे, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूँ। सो वेरिएंस ये बताना चाह रहा है, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर इसका नोटेशन है वेरिएंस का, वेरिएंस एक्स लिखा गया, इसका मतलब ये है, ये वही चीज है, देखो यहाँ से ये मिट गया है, पता नहीं कैसे, ये चीज है वेरिएंस का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू, म्यू क्या था, ई एक्स, तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसी को खोल देंगे तो ये बनेगा x माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी एम एफ, और इसी को जब खोलोगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर आ जाएगा, म्यू मतलब है ई एक्स, सो म्यू मीन्स ई एक्स, यहाँ लिखा हुआ भी है ये, तो ऐसा आ जाए, यही खोलो तो ये ऐसा आ जाए, और इसको अगर खोलोगे तो ये है समेसन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, और इसको खोलोगे तो ये है समेसन एक्स आई पी आई, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ था एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो ये डिफरेंस जो इसका आएगा वो वेरिएंस आएगा एक्चुअली। तो आपको ये निकालना पड़ेगा अलग से, ये निकालना पड़ेगा, पहले ई एक्स निकालना है, उसके बाद ये निकालना है ई एक्स स्क्वायर, एंड देन उस तरह से फॉर्मूले पर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है, सो नॉन नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नहीं लिखा है ना, ये नॉन नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? जीरो इंक्लूड है, जीरो इंक्लूड नहीं है। यस, सो नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूडेड है, यहाँ जीरो अलाउड है, पॉजिटिव में जीरो अलाउड नहीं है, ठीक, ठीक है। तो ये जो रूट है नॉन नेगेटिव नंबर, वेरिएंस एक्स का जो नॉन नेगेटिव नंबर है, दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो अनदर फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये बोल रहा है, एक तो ये था, बाद में इसी को सिंपलीफाई, जो मैं बता रहा था तो वो ये सिंपलीफाई करके यहाँ तक पहुंचा, तो बोल रहा है ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, पहला फॉर्मूला इन्होंने लिखा था ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, तो इसी को खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये फेनोल लीफ, इससे वहां तक जा सकते हो, इससे पहले ये बताया, बाद में बोल रहा दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये म्यू ही है, तो बस इसको यूज कर लो। तो ये सब क्वेश्चन से कर पाओगे, ट्राई करके देखो, ये टेबल बना दिया एक्स पी एक्स, तो पहले समेसन एक्स आई पी आई ई एक्स निकाल दिया, फिर ई एक्स स्क्वायर निकाल लिया, अब इस फॉर्मूले के हेल्प से वेरिएंस निकाल दिया, कर लोगे ना। तो सब 12th क्लास के क्वेश्चन सही कर लोगे आप लोग, और नहीं हो रहा तो डाउट क्लास डेली 10 to 11 हो रही है, उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी क्या है ना, आपका बैच का टाइम 8 to 10 है, ये बैच अभी बैच 1 बन जाएगा बाद में, तो जो बैच 2 मेरा आएगा, बैच 0 मतलब बेसिक चल रहा है, बैच 1 आपका होगा जब जैम का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, फिर बैच 2 मेरा स्टार्ट होगा, अभी ISI CMI का बैच चलेगा 6 to 8 में CVT के बाद, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब बैच 2 आएगा, है ना, बैच 2 आएगा 15th मई के अराउंड, तो उसमें बैच 2 6 to 8 चलेगा हमारा, और बैच 1 ये 8 to 10 चलेगा, है ना, और 10 to 11 हमेशा डाउट क्लास रहेगा पूरे साल। तो ये क्वेश्चन से कीजिए, तो ये जो एक्सरसाइज है आपके पास, सो ये जो एक्सरसाइज कौन सी है 13.4, ये किस पे बेस्ड था, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इस पे बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है। सो हाउ विल यू फाइंड, तो ये बता रखा है, जैसे ना पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सम 1 होना पड़ेगा, 0.4 0.4 0.2, ये तो है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको चेक करना है कंडीशन, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी प्रोबेबिलिटी, है ना, तो दिस इज नॉट, ये इसकी वजह से ये पीएमएफ नहीं है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इस तरह से पहचानना है आपको। देन यू ट्राई दिस क्वेश्चंस,
ये जो क्वेश्चन अभी हमने कर रहे थे ये उस बेसिस पे, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, ठीक है। ये पीएमएफ लिख रखा है। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आसान है। अब आता है यहाँ पे बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली ट्रायल अलग होता है और एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ठीक है ना। बर्नौली ट्रायल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, ये तीनों अलग अलग चीज है। बर्नौली ट्रायल इज अ डिफरेंट थिंग, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अभी तक कोई डाउट है बताओ।